अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसीसी के सब्जेक्ट एमए मैनेजमेंट अकाउंटेंट या इसको कोड किया जाता है F2 के तौर पर भी, इसका चैप्टर नंबर 3 करेंगे जिसका नाम है मैनेजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें वो हमसे रिक्वायर कर रहा है व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ के बारे में पूछ रहा है और EOQ का फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है जी 2 × D × CO डिवाइडेड बाय CH और इसका अंडर रूट। फॉर्मूला के कंपोनेंट्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। D इज इक्वल टू डिमांड होता है और डिमांड हमने हमेशा एनुअल लेनी है। अगर क्वेश्चन में हमें मंथली या क्वार्टरली डिमांड दी होगी तो हम उसको एनुअल डिमांड में कन्वर्ट करेंगे। CO जो है ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होती है। CH जो है ये होल्डिंग कॉस्ट होएगी और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट होती है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट होती है एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट पूरा साल। तो बेटा ये चीजें आपने याद रखनी है कि CH पर यूनिट होगी, CO पर ऑर्डर होगी और D एनुअल होगी। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। The demand of a product is 12,500 units for 3 months period। 3 माह के पीरियड के लिए डिमांड 12,500 है। इसका मतलब है कि 3 माह का पीरियड होता है एक क्वार्टर के इक्विवेलेंट और एक साल के अंदर होते हैं 4 क्वार्टर। सो 12,500 3 माह की है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअल डिमांड हमारे पास आ जाएगी। तो 12,500 क्वार्टरली डिमांड है, मल्टीप्लाइड बाय 4 हम करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 50,000। ये अब हमारी होगी एनुअल। मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई, 12,500 क्वार्टरली डिमांड थी, 3 माह की थी, तो एक साल में 4 क्वार्टर है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमने डिमांड को एनुअल में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हैज परचेज प्राइस ऑफ $15। कीमत खरीद जो है वो हर प्रोडक्ट की $15 है। परचेज प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप EOQ के साथ कोई नहीं होता, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में तो लाजमी आती है, बट पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट उसने किसी चीज की कैलकुलेशन में परचेज प्राइस इस्तेमाल करवानी हो, दैट्स वाई उसने इधर दी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और $20 पर ऑर्डर, तो CO जो है वो भी हमें मिल गया है, ये $20 है पर ऑर्डर। The annual holding cost of 1 unit of product is 10% of the purchase price। होल्डिंग कास्ट के बारे में वो बता रहा है कि 10% है और ये 10% ये परचेज प्राइस का है $15 का। तो CH हम निकाल लेंगे कि $15 जो है इसका 10% अगर हम लें तो ये CH होगा जो कि $1.5 बनता है। तो अब हमें तीनों चीजें मिल चुकी हैं, फार्मूला वाली। CH भी मिल गया, CO भी मिल गया और डिमांड भी मिल गया। इसको हम फार्मूला में पुट करते हैं और निकाल लेंगे। 2 फार्मूले का आ गया, डिमांड हमारे पास 50,000 आ गई, D मल्टीप्लाइड बाय CO $20 आ गया, डिवाइडेड बाय CH हमारे पास 1.5 आ गया और इसका जब अंडर रूट आप लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 1115। EOQ का ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपके पास आ गई 1115। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। तो इसमें कैलकुलेशन करते हुए बेटा सम टाइम आपकी कंफ्यूजन हो जाती है। अगर ये वाला फॉर्मूला आप कैलकुलेट करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर आप दूसरे कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो बच्चे सम टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो एक चीज याद रख लें, 3 स्टेप्स इसमें आपने करने हैं। जब हम डिवीजन करने लगे बेसिक मैथमेटिक्स में तो जो नोमिनेटर है पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। फिर ये नोमिनेटर सॉल्व हो गया, जो आंसर आएगा उसको डिनोमिनेटर 1.5 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको आप अंडर रूट लेंगे। सो पहले स्टेप में आपने नोमिनेटर को सॉल्व करना है, दूसरे स्टेप में डिनोमिनेटर को और तीसरे स्टेप में उसका अंडर रूट लेना है, तो आपके पास आंसर एग्जैक्ट सही आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, what would be the effects on the EOQ and total annual holding cost of a decrease in cost of ordering a batch of raw material। वो कहता है कि अगर हम डिक्रीज करें ऑर्डरिंग कॉस्ट को, यानी कि CO को अगर डिक्रीज किया जाए तो दो चीजों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। पहली चीज है जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और दूसरी है टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। नंबर 1 इज EOQ, नंबर 2 इज टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, EOQ एंड टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। तो भाई EOQ का फॉर्मूला होता है
2 इंटू डी इंटू सी ओ डिवाइडेड बाय सी एच, और जो टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है इसका फॉर्मूला होता है सी एच पर यूनिट यानी कि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू हाफ ऑफ द ईओक्यू और एवरेज इन्वेंट्री मतलब ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2, प्लस अगर कोई बफर इन्वेंट्री हो तो वो हम उसमें ऐड कर लेते हैं क्वेश्चन में, अगर नहीं होगी तो हम उसको नहीं करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन में ज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास बफर इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि सिनेरियो में कहीं पर भी नहीं दी हुई। तो अब हम देखते हैं कि अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम रिड्यूस करें तो बेटा आपको बेसिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली जब भी हम डिवीजन करते हैं तो एक ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं नोमिनेटर, और एक नीचे वाला पोर्शन होता है डिवीजन के जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो सीओ नोमिनेटर में आ रहा है, तो सीओ को अगर रिड्यूस करें मतलब ऊपर वाले पोर्शन को रिड्यूस करें बाकी चीजें सेम रहें तो हमेशा रिजल्ट लोअर आएगा, कम रिजल्ट आएगा। ये हम कैलकुलेट करके भी अभी चेक करते हैं। देखिए अगर मिसाल के तौर पर मैं 2 इंटू डी डिमांड को ले रहा हूं 1000 और उसके बाद सी ओ मैं एज्यूम कर लेता हूं 15 और सी एच की जगह पर मैं ले रहा हूं 2। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 122। अब जी सेकंड कैलकुलेशन हम करने लगे हैं सीओ को रिड्यूस करके, बाकी डेटा सेम रहेगा 2 इंटू 1000 डिमांड भी वही रही इंटू 15 की जगह पे मैं रिड्यूस कर रहा हूँ सीओ इसको ले रहा हूँ 10 और नीचे जो सी एच है वो भी सेम रहेगा। तो बस मैंने ये वाले पोर्शन को रिड्यूस किया है 15 की बजाय 10, तो जब हम इसका आंसर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जब आंसर 122 था हमने सीओ को रिड्यूस किया तो अल्टीमेटली जो ईओक्यू है वो रिजल्ट कर गई लोअर में, तो भाई ईओक्यू क्या होगी लोअर। अब बेटा जब ईओक्यू लोअर होएगी तो इधर भी वही चीजें हम चेक करेंगे, इधर ईओक्यू आ रही है नोमिनेटर में, तो नोमिनेटर अगर रिड्यूस हो जाएगा बाकी चीजें सेम रहेंगी तो आंसर ये भी कम ही आएगा। जैसा कि हमने इधर देखा था ईओ की कैलकुलेशन के दौरान जब सीओ नोमिनेटर था ये रिड्यूस हुआ तो आंसर लोअर हुआ, तो टोटल एनुअल होल्डिंग कास्ट में ईओक्यू ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, वो जब रिड्यूस होएगा तो आंसर भी लोअर आएगा, मतलब दोनों चीजें लोअर आएंगी, ईओक्यू भी लोअर आएगा और टोटल एनुअल होल्डिंग कास्ट भी लोअर आएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रीऑर्डर लेवल विल प्रिवेंट स्टॉक आउट्स। रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है और इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, मैक्सिमम यूजेज इनटू लीड टाइम। तो भाई अगर लीड टाइम आपको 2-3 दिए हों तो आपने मैक्सिमम लीड टाइम लेना है, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। सिनेरियो पे आते हैं, डाटा को पढ़ते हैं। कंपनी की एवरेज डेली यूजेज उसने दी हुई है 400 यूनिट्स, एवरेज यूजेज के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं, हमें मैक्सिमम यूजेज चाहिए। नेक्स्ट उसने मैक्सिमम डेली यूजेज दी हुई है 520 यूनिट्स की, तो हम यही लेंगे 520 यूनिट्स, हम एवरेज यूनिट्स को नहीं लेंगे। पहली चीज तो हमें मिल गई। दूसरी मिनिमम डेली यूजेज दी है, इसका भी रीऑर्डर लेवल में कोई लिंक नहीं। लीड टाइम फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ इन्वेंट्री, लीड टाइम गिवन है, कहता है 10 से लेकर 15 दिन तक, तो हमने लीड टाइम में डिस्कस किया था कि हमें मैक्सिमम लीड टाइम चाहिए, तो मैक्सिमम लीड टाइम है 15, तो 520 इंटू 15 हमें दूसरी चीज भी मिल गई। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो 7800 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू फाइंड करना है। अभी क्वेश्चन नंबर हम 1 करके आए हैं, तो फॉर्मूला सबसे पहले नोट करेंगे 2 इंटू डी इंटू सी ओ डिवाइडेड बाय सी एच और इसका अंडर रूट। अब सिनेरियो को पढ़ेंगे, ए कंपनी यूजेस 9000 यूनिट्स ऑफ अ कंपोनेंट अ ईयर, तो डी डिमांड आ गई 9000 यूनिट, उसकी 1 साल की है। दी कंपोनेंट हैज अ परचेज प्राइस ऑफ $40 पर यूनिट, परचेज प्राइस का डायरेक्टली कोई लिंक नहीं, शायद कैलकुलेशन के लिए दोबारा इस्तेमाल करवाए। एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज $160, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ऑर्डरिंग कॉस्ट विच इज $160, सीओ भी हमें मिल गया। The annual holding cost of one component is equal to 8% of the purchase price. CH इस 40 का 8% है, CH परचेज प्राइस का 8% है, यानी कि $40 का 8% हम अगर निकालें तो आंसर आएगा हमारे पास 3.2। अब सिंपली इसको फॉर्मूला में पुट कर लें, 2 इंटू डी 9000 है, हमें डेटा में से मिल गई,
इंटू CO 160, ये भी हमने डाटा में से ले लिया, डिवाइडेड बाय CH 3.2 जो हमने डाटा में से निकाल लिया, और इसका अंडर रूट ले लें, आंसर आपके पास आ जाएगा 949, which is option number C is the right answer. Question number 5. What would be the effects on the EOQ and total annual ordering cost? दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पूछ रहा है, EOQ और टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर. If increase in the annual holding cost of 1 unit of the component of inventory, अगर हम CH को इंक्रीज कर दें, 1 यूनिट की बात हो रही है जी, CH 1 यूनिट की बात हो रही है, टोटल CH की बात नहीं हो रही. तो दो चीजों के ऊपर क्या फर्क आएगा, पहली चीज है EOQ और दूसरी चीज है टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो हम दोनों को नोट डाउन कर लेते हैं और फिर इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं. तो भाई EOQ का फॉर्मूला तो होता है 2 इंटू डी इंटू CO डिवाइडेड बाय CH और इसका अंडर रूट, ये है जी EOQ का फॉर्मूला. एंड टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डिमांड जितनी है हमारी डिवाइडेड बाय EOQ, यानी कि हमने ऑर्डर कितने करने हैं, मल्टीप्लाइड बाय CO, ये CO पर यूनिट वाला है कि एक यूनिट की हमारी डिमांड कितनी होगी. तो अब बेटा हम देखते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू अगर हमने CH को इंक्रीज कर दिया, यानी कि हमने डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, तो हमारा रिजल्ट जो है वो लोअर आएगा. भाई CH EOQ के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे है, तो अगर हम नीचे वाले पोर्शन को इंक्रीज कर दें, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दें, और जो ऊपर वाले पोर्शन है न्यूमिनेटर वो सेम रहें, उनमें कोई फर्क ना आए, तो आंसर हमेशा लोअर आएगा. जब भी डिनोमिनेटर इंक्रीज हो, न्यूमिनेटर सेम रहे, नीचे वाला पोर्शन हम इंक्रीज कर दें बेसिक मैथमेटिक्स में, ऊपर वाले पोर्शन सेम रखें, तो आंसर हमेशा लोअर आता है. इसका मतलब है कि EOQ तो रिजल्ट करेगी लोअर में. अब जब EOQ लोअर में रिजल्ट करेगी, यानी कि अब EOQ आएगी लोअर, चूंकि वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. तो अगर डिनोमिनेटर लोअर हो, न्यूमिनेटर सेम रहे, तो आंसर हायर आता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी हमारी हाई और EOQ हमारी आएगी लो. ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर. Question number 6. What is the economic order quantity for the inventory item to the nearest whole unit? EOQ फाइंड करना है, फॉर्मूला है 2 इंटू डी इंटू CO डिवाइडेड बाय CH एंड अंडर रूट. सिनेरियो पे आते हैं. दी परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री इज $25 पर यूनिट. इन ईच 3-month पीरियड द यूजेज ऑफ द आइटम इज 20,000 यूनिट्स. 20,000 उसका यूजेज है और 3-month पीरियड यानी कि एक क्वार्टर का 20,000 है. तो एक साल में टोटल होते हैं 4 क्वार्टर, यानी कि 4 को हम अगर 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा D निकल आएगा. डिमांड है जी 20,000 3 महीने की, हमें साल की चाहिए. तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, साल में टोटल हो गए 4 क्वार्टर. 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 80,000 की हमारी डिमांड आ जाएगी. The annual holding cost associated with 1 unit equate to 6% of the purchase price. भाई जो CH है वो 6% है परचेज प्राइस का. CH इज इक्वल टू परचेज प्राइस का 6%, तो ये आ जाएगा जी 1.5. इसके बाद कहता है दी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ एन आइटम इज $20. CO हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दी हुई है $20. अब इसको फॉर्मूला में पुट कर लें, 2 इंटू 80,000 इंटू $20 डिवाइडेड बाय 1.5, इसका अंडर रूट ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1461, 1461 यूनिट. ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द EOQ एंड द टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट? इन दो के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? नंबर 1 EOQ के ऊपर एंड नंबर 2 टोटल एनुअल होल्डिंग कास्ट के ऊपर. भाई हाली होल्डिंग कास्ट की बात नहीं कर रहा, टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट की बात कर रहा है. इन दो के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग अ बैच ऑफ रॉ मटेरियल? अगर हम CO
एक बैच का इंक्रीज कर दें तो इन दो के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो दोनों के फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। EOQ इज इक्वल टू 2 इंटू डी इंटू CO डिवाइडेड बाई CH एंड टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट होती है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट CH इंटू एवरेज ऑफ EOQ यानी कि हाफ ऑफ द EOQ डिवाइडेड बाय 2। ये है जी दोनों फॉर्मूलाज। अब हम देख लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहता है अगर CO को इंक्रीज करें, CO है जी नोमिनेटर, अगर हम नोमिनेटर को इंक्रीज कर दें बाकी चीजें सेम रहने दें तो बेसिक मैथमेटिक्स में आंसर आता है हाई। भाई ऊपर वाला पोर्शन आप ज्यादा कर दें, नीचे वाला पोर्शन सेम रहे तो आंसर हमेशा हाई आएगा। हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो इसका मतलब है EOQ विल रिजल्ट इन हाई। जब EOQ हाई आ गया तो ऊपर वाला पोर्शन इधर भी हाई आ जाएगा, यानी कि CH into EOQ डिवाइडेड बाय 2, दिस EOQ विल आल्सो रिजल्ट इन हाई। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इधर से EOQ हाई आया है तो ये EOQ इधर भी एज नोमिनेटर यूज हो रहा है, तो नोमिनेटर इधर भी इंक्रीज होएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो रिजल्ट विल आल्सो इन हाई। तो दोनों चीजें हाई होंगी, EOQ भी हाई आएगा एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी हाई आएगी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द EOQ ऑफ द इन्वेंट्री। EOQ हमें फाइंड करना है एंड फॉर्मूला अब आपको जुबानी याद हो जाना चाहिए, 2 इंटू डी इंटू CO डिवाइडेड बाय CH। डेटा ले लेते हैं। द परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री इज $15। इन ईच 3 months पीरियड ए यूजेज ऑफ आइटम इज 10,000, यानी कि डिमांड हमारी 10,000 इंटू 4, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं तो 3 महीने का यूजेज 10,000 है, तो 4 क्वार्टर का यूजेज 10,000 इंटू 4 जो कि हमारा आ जाएगा 40,000 यूनिट्स। The annual holding cost associated with one unit is equate to 10% of its purchase price। भाई ये जो परचेज प्राइस थी 15, इसका 10% CH है, तो CH इज इक्वल टू 15 इंटू 10% जो कि हमारा आ जाएगा 1.5। The cost of placing an order is $30, CO $30 है। अब इस डाटा को फॉर्मूला में पुट कर लें, 2 इंटू 40,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1.5 एंड इसका अंडर रूट। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1265 यूनिट्स ऑफ EOQ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री ऑफ द कंपोनेंट। तो भाई क्या उसने फाइंड करवाया हमसे, टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है CH यानी कि कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ द EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, प्लस अगर बफर इन्वेंट्री हो तो वो भी हम इसके अंदर ऐड करते हैं और अगर ना दी हो तो वो हम इसमें ऐड नहीं करते। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस 25,000 कंपोनेंट्स एट अ कांस्टेंट रेट ड्यूरिंग अ ईयर। डिमांड है उसकी जी 25,000 कंपोनेंट्स की एक कंपनी की। Each order placed with supplier of the components of 2,000 components। भाई जो ऑर्डर प्लेस किया जाता है यानी कि जो कंपनी ऑर्डर प्लेस करने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूज करती है वो है 2,000, तो हमें EOQ क्वेश्चन में से मिल गया 2,000 का। द कंपनी होल्ड्स अ बफर इन्वेंट्री ऑफ 500 कंपोनेंट्स। बफर इन्वेंट्री भी हमें क्वेश्चन में दी है, तो बफर इन्वेंट्री है जी 500 यूनिट्स की। The annual cost of holding one component is $2। CH पर यूनिट जो है वो भी हमें दिया हुआ है $2 का। तो हम इस डेटा को फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। CH हमने निकाला है जी 2 का, मल्टीप्लाइड बाय EOQ हमें मिल गया क्वेश्चन में से 2,000 का, डिवाइडेड बाय 2 इस फॉर्मूला का, प्लस बफर इन्वेंट्री भी हमने निकाल ली है 500 की। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा $3,000।